जीव विज्ञान के एक्सन पाई वीडियो लेक्चर में आज हम उत्सर्जन के बारे में या फिर एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब हमारे शरीर में जब हम श्वसन क्रिया करते हैं या फिर जो पादप हैं वो कौन सी क्रिया करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो जो पादप है वो किसकी क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की या फिर जो श्वसन की क्रिया है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ वृज्ज पदार्थ बनते हैं। ठीक है, या फिर जो वृज्ज गैसें होती हैं वो बनती हैं। ठीक है, किसमें? श्वसन में और इसमें उत्सर्जन की क्रिया में। तो ये जो श्वसन की क्रिया के द्वारा जो ये जो वृज्ज पदार्थ जो बन रहे हैं, तो ये जो वृज्ज पदार्थ जो या फिर जो वृज्ज जो गैसें बन रही है, मतलब कि जो वेस्ट गैस बन रही हैं, तो इनको हम निकालने के लिए जिस क्रिया का यूज़ करते हैं या फिर जिस क्रिया के द्वारा हम इन पदार्थों को का निष्कासन करते हैं, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं उत्सर्जन क्रिया। ठीक है, यानी कि उपापचय या फिर जो भी हानिकारक जो वेस्टेज हैं, मतलब कि कोई या फिर वृज्ज पदार्थ या फिर कोई भी हानिकारक जो पदार्थ है वो हमारे शरीर में है, तो उनका हम निष्कासन किसके द्वारा करेंगे? तो उत्सर्जन के द्वारा करते हैं या फिर एक्सक्रीशन के द्वारा करते हैं। अब एक कोशिक में तो हम जानते हैं कि ये जो उस उत्सर्जन की जो क्रिया है वो भी उनके बॉडी सरफेस से ही होता है, लेकिन अगर हम वहीं जब बहुकोशिक के बारे में देखते हैं, वो भी बहुकोशिक कैसे होते हैं? काफ़ी जटिल होते हैं। ठीक है, तो इनमें बहुकोशिक में क्या होता है कि इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के कारण ही, जटिलता के कारण ही इनमें एक विशिष्ट अंग होता है। कौन सा अंग होता है? विशिष्ट अंग उपस्थित रहता है जो कि उत्सर्जन की क्रिया को करता है। ठीक है, तो अब इस विशिष्ट अंग में अगर हम देखेंगे तो जैसे कि प्लांट्स में अलग हो गया और जो मानव जो होते हैं या फिर जो ह्यूमन जो होते हैं इनमें अलग होता है। तो हम सबसे पहले उत्सर्जन क्रिया देखते हैं किसमें? तो मानव में। हम देखते हैं मानव में उत्सर्जन। ठीक है, मानव में उत्सर्जन की जो क्रिया है वो कैसे हो रही है या फिर एक्सक्रीशन की जो क्रिया है कैसे हो रही है। अच्छा, मानव में जो उत्सर्जन की जो क्रिया है, इसके लिए जिस अंग का निर्माण हुआ रहता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वृक्क। क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं या फिर किडनी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो किडनी है या फिर जो वृक्क है, ये क्या होती है? ये कुछ इस तरीके की बीन्स लाइक दिखाई देती है। ठीक है, कैसे दिखाई देगी? बीन्स की तरह दिखाई देने वाली किडनी है, और ये निकले होते हैं। ठीक है ना, इनसे, और इनसे क्या निकला होता है? मूत्र वाहिनी निकला होता है। क्या निकला होता है? मूत्र वाहिनी निकला होता है। और ये क्या हमारा? ये हमारा वृक्क है। अब इसका हम डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। हम आगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं किडनी का। अगर हम इस किडनी के पूरे स्ट्रक्चर को देखें, मतलब इस किडनी के जगह को देखें कि कहाँ पे उपस्थित होते हैं, ये होते हैं हमारे रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ ये प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो नीली रंग की जो धारियाँ जो दिखाई दे रही है, हम इन्हें महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाशिरा या फिर इंफीरियर वेना कावा, मतलब कि अंदर की साइड होती है, इसलिए वजह से इंफीरियर बोलते हैं, और ये वेना कावा। अब ये जो हमें लाल रंग की जो नली जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, ये होती है महाधमनी। ये होती है महाधमनी, या फिर हम इसको बोलते हैं ऑर्टा। क्या बोलते हैं? ऑर्टा बोलते हैं। अब ये जो हमारे जो बीन्स के जो दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, यही स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं वृक्क। क्या बोलेंगे? वृक्क, या फिर हम इसे बोलते हैं किडनी। अब ये जो हमें जो पाइप जैसे जो नली के आकार की जैसे जो दो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी। क्या बोलेंगे? मूत्र वाहिनी, या फिर हम बोलते हैं इन्हें यूरेटर। तो यूरेटर कितने होते हैं? दो होते हैं, लेफ्ट एंड राइट यूरेटर। ठीक है, अब ये जो यूरेटर जो होते हैं वो किडनी को किससे जोड़ते हैं? तो ये यूरेटर किडनी को
यूरिनरी ब्लैडर से वो जोड़ते हैं या फिर मूत्र मार्ग से। तो ये हम अगर देखें तो ये पूरा ऑर्गन ही हमारे क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ ऑब्जर्व होते हैं, वो किडनी में होते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट किस में, किडनी में एसोसिएट होते हैं, और किडनी क्या करते हैं, उनको प्योरीफाई करके अलग करके जो भी वेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो बन रहा है उनको यूरेथ्रा के थ्रू हमारे मूत्रवाहिनी के थ्रू कहाँ भेज देता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में या फिर इसमें हमारे मूत्र मार्ग भेज देता है, और फिर वो मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो अब ये किडनी कितने नंबर में होते हैं, तो 2 नंबर में होते हैं। ये हमारा है ये लेफ्ट किडनी, और ये क्या हमारा राइट किडनी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो दो इनके कार्य कैसे कैसे हैं। ठीक है, यहाँ तो हमने देख लिया कि ये कहाँ प्रेजेंट, ये किडनी कहाँ प्रेजेंट है, तो हमारे रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ उपस्थित होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ उपस्थित रहेंगे। और ये किससे जुड़े होते हैं, इनसे निकलती मूत्रवाहिनियाँ जो कि मूत्र मार्ग को इनसे जोड़ती हैं। ठीक है, अब मूत्र किस प्रकार तैयार किया जाता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे जो फंक्शनल यूनिट होता है हम उसको देखते हैं। अब अगर हम किडनी को कट करें तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब इस किडनी का जो फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये हमारा नेफ्रॉन है, जैसे लंबे ट्यूब जैसा होता है। अब हम इस किडनी के पूरे डिटेल स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये जो सबसे जो बाहरी हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसके बाद ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हम मेडुला। और इस कॉर्टेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे, इस कॉर्टेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहते हैं, और वो कहाँ पे आके निकलते हैं, तो मेडुला में आके निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो है ये है रीनल आर्टरी। क्या है, किडनी से अगर जो ब्लड ब्लड वेसल जो निकल रहते हैं हम इनको बोलते हैं रीनल आर्टरी। और ये कैसे ब्लड को कैरी करते हैं, तो ये डर्टी ब्लड को कहाँ लाते हैं, किडनी ब्लड में लाते हैं। ठीक है, किडनी में लाते हैं इसको डर्टी ब्लड। अब इसके नीचे जो प्रेजेंट होता है वो होता है रीनल वेन। ये वाला जो है ये क्या है, हमारा रीनल वेन। और ये कैसे ब्लड को कैरी करता है, तो ये क्लीन ब्लड को, मतलब कि साफ ब्लड को किडनी से बाहर ले जाता है। कैसे ब्लड को, तो साफ ब्लड को कहाँ ले जाएगा, किडनी से बाहर ले जाएगा। अब ये तो हमने बात किया इनमें ब्लड्स के बारे में, जो मतलब कि एक एफरेंट की तरह कार्य करता है और एक इफेरेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो नेफ्रॉन जो है, ये पूरा नेफ्रॉन, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलस। ठीक है, अब इसके बाद जो ये जो इसके अंदर जो अ, ये जो अंदर उपस्थित है। ठीक है, ये जो बाहर वाला जो है हिस्सा जो कप की तरह दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। बोलते हैं कैप्सूल। अब इससे जो नलिका जो निकली होती है इन्हें हम बोलते हैं टिब्यूल। क्या बोलेंगे, टिब्यूल। और यहाँ से ये जो भी ये प्यूरिफाई करते हैं, फिर जो भी ये जो एक्सक्रीशन का जो कार्य करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें कलेक्ट होकर के वेस्ट मटेरियल इस बाहरी वाले हिस्सा में जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, और इन सब से ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट है, इन सब से मिल करके क्या बनता है, हमारा नेफ्रॉन, या फिर क्या बोलते हैं, रिकाणु। रिकाणु। ठीक है, यही जो विकाणु है ये किसी फिर ये किडनी का या फिर वृक्क का क्या है, क्रियात्मक खंड है। ठीक है, इसी में यही मेन क्रिया करता है, जो एक्सक्रीशन का जो क्रिया है यही करेगा। हम सिर्फ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन उपस्थित है। ठीक है, ऐसे ही और यहाँ पे दूसरा नेफ्रॉन है, ऐसे ही मतलब कि
लाखों करोड़ों नेफ्रॉन इस किडनी के इस कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कहाँ पे जाके निकलते हैं, तो इनके मेडुला ऑरल से होकर के कहाँ पे जाएंगे, तो यूरेटर से। और ये क्या होता है हमारा, यूरेटर है या फिर मूत्र वाहिनी है, ठीक है। और ये यहाँ से क्या हमारा निकलता है, यूरिन निकलता है, क्योंकि हम जानते हैं जो कि हमारा जो मूत्र जो होता है वो यूरिन हम यूरिन बोलते हैं। तो ये तो हमारे किडनी का कौन सा हो गया, आंतरिक हिस्सा हो गया। कौन सा हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा है, ठीक है। अब हम सिर्फ इस नेफ्रॉन की सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। हम एक विक्राणु की रचना को देख रहे हैं, तो वो कैसा दिखाई देगा, वो हम इस प्रकार का देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि जो वृक्क हमारी जो सीरा थी, जो महासीरा थी, ये क्या करती है कि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड को लाती है, ठीक है। क्या करेगी, यहाँ पे ये इम्प्योर ब्लड को लाएगी, ठीक है। ये वीरा हमारी जो विक्र धमनी जो है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल आते हैं या फिर जो भी नाइट्रोजनस चीज़ें जो हैं, यहाँ पे क्या होती हैं, अवशोषित हो, ठीक है। ये कहाँ गई, ये किडनी के, यही हमारा क्या हो गया, ये वोमन्स कैप्सूल है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोमेरुलस है, या फिर हम उसको बोलते हैं कोशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं हम इसे, कोशिका गुच्छ। तो अब यहाँ से क्या हो गया, हमारा जो इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, या फिर जो भी हम बोले इम्प्योर ब्लड है, या फिर डर्टी ब्लड जो है, गंदा ब्लड जो है, यहाँ आता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारी जो महासीरा है वो लेकर के आती है, कौन, जो सीरा होती है वो लेकर के आती है ना, कब वो लेकर के आती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ब्लड जो हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो गया, ठीक है। अब जब प्यूरिफाई हो गया तो यहाँ से क्या होती है, जो धमनी होती है वो शुद्ध ब्लड को यहाँ से, प्योर ब्लड को यहाँ से ले जाती है। और ये जो हमारा जो है, ये क्या है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, या फिर हम इसको बोलते हैं संग्राहक वाहिनी, ठीक है। ये क्या होते हैं, अब इन सब में जो भी क्रिया जो होता है, इसमें रीऑब्जॉर्प्शन का क्रिया होता है, मतलब कि पुनः अवशोषण का क्रिया होता रहता है। इस इस नेफ्रॉन में या फिर विक्राणु में हम इस ब्लड सीरा से, मतलब इसे जो धमनी जो आ रही, सीरा जो आ रही, इससे हम कौन से व्रज पदार्थों के फिर वेस्ट प्रोडक्ट को हम अलग करते हैं, तो वो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। कौन से पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। जैसे कि ये नाइट्रोजनी पदार्थ क्या हो सकते हैं, यूरिया हो सकता है, यूरिक अम्ल हो सकता है, या फिर यूरिक एसिड हो सकता है। तो हम तो जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कहाँ पे, हमारे जो फुफ्फुस होते हैं उनमें छांट लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। और जबकि जो ये सब जो होते हैं जो नाइट्रोजनस जो पदार्थ हैं, ये कहाँ पे छांट अलग किए जाते हैं, तो ये अलग किए जाते हैं किडनी में, या फिर किडनी के कौन से हिस्से में, तो विक्राणु में किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो नलिका है, इनसे क्या होता है कि जो भी इनसे छन करके वाटर जैसे सब्सटेंस निकल जाता है, ठीक है। अब ये जो वाटर जैसे जो सब्सटेंस हो रहे हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, मूत्र कहलाते हैं। क्या निकलता है यहाँ से, मूत्र निकलेगा। ये यहाँ पे क्या रहा, जल रहा, ठीक है, अलग अलग चीज। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस पदार्थ तो हम इस ब्लड से ले ही रहे हैं, ठीक है, इस रक्त से ले ही रहे हैं। लेकिन क्या क्या होता है, इससे कुछ और भी पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, या ग्लूकोज या फिर अमीनो एसिड, या फिर कोई लवण, या फिर जो जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं वो भी छान लिए जाते हैं, ठीक है, इस बोमन्स कैप्सूल में छान लिया जाता है। लेकिन इस पूरी नलिका से जब ये गुजरता है, हमारा जो मूत्र है इस पूरी नलिका से जब गुजरता है, तो यहाँ पे कौन सा क्रिया होता है, तो रीऑब्जॉर्प्शन का, या फिर पुनर् किसका, पुनर्वशोषण का क्रिया होता रहता है, ठीक है। और इस पुनर्वशोषण की क्रिया में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अधिक मात्रा में ग्लूकोज, लवण, अमीनो एसिड, सॉरी अमीनो अम्ल, ये जो होते हैं इनको हम अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है। जल की मात्रा में जो होता है, ये जो पुनर्वशोषण है, शरीर में उपलब्ध जितने भी अतिरिक्त जल की मात्रा है उनको ये यहाँ से निकाल देता है, ठीक है। अब ये जो मूत्र जो यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, ये कहाँ से निकल रहा है, संग्राहक वाहिनी से जब निकल रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, हम जानते हैं कि ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे हमारे क्या थे, कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा था, मूत्र हमारा कलेक्ट हो रहा था, ठीक है। अब ये मूत्र
कहाँ से निकल रहा है, तो ये निकल कर कहाँ जाता है, हमारे मूत्र वाहिनी में जाएगा। कहाँ पे है ये मूत्र वाहिनी, तो अगर हम ऐसे इसका ओवरव्यू भी देखें, ये क्या है हमारा, ये है मूत्र वाहिनी। अब इस मूत्र वाहिनी से होकर के कहाँ जाएगा जो मूत्र है या फिर यूरिन है, तो वो जाता है मूत्र मार्ग में। कहाँ पे, और यहीं पे ये जो यूरिन होता है ये कलेक्ट होता रहता है, ठीक है, इकट्ठा होता रहेगा। और इस मूत्रवाहिनी में क्या होता है कि मूत्राशय पेशी होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो पेशीय जो क्रियाएं जो होती हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। ये मतलब नर्वस सिस्टम के द्वारा या फिर तंत्रिका तंत्र के द्वारा मतलब कि निर्धारित किया जा सकता है। तो ये हमारी ऐच्छिक क्रिया भी हो सकती है, मतलब ये हमारे कंट्रोल में होता है कि हमें कब मूत्र निकासी करना है और कब नहीं करना है, ये हम पे निर्भर करता है, ठीक है। जो मूत्र निकासी की क्रिया है ये कैसी होती है, ये नियंत्रित होती है। ये कैसा होता है, हमारे नियंत्रण में होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र से निर्णय लिया जाता है, ठीक है। तो अब हमने इसमें देखा, और हम एक और देखते हैं, वो है आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, या फिर कृत्रिम कृत्रिम वृक्क। या ये कृत्रिम वृक्क में क्या होता है कि डायलिसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी। अब कृत्रिम वृक्क में अगर हम देखेंगे तो जो भी जिस मरीज में भी किडनी कमजोर होता है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि वो अ, जो जो क्रिया हमारी किडनी करती है, जो नेचुरल वृक्क जो करती है, उसको ये जो भी जैव क्रिया है, इसको कौन करेगा, तो एक आर्टिफिशियल क्रिया किडनी के द्वारा हम इस क्रिया को करते हैं, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, तो ये कई कारणों की वजह से होता है कि हमारी जो वृक्क की जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है। तो वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कोई भी संक्रमण हो, उसकी वजह से भी हमारी किडनी की कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। या फिर कभी कोई चोट लगा हो या कोई आघात हुआ हो, तो उसकी वजह से भी हुआ हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जो रुधिर मतलब जो रक्त का जो भी वहाँ पे रक्त वहाँ पे जितने मात्रा में पहुँचने चाहिए तो वो नहीं जाता है, तो रुधिर की सीमित प्रवाह की वजह से भी ये हमारी किडनी के जो कार्य करने की जो क्षमता है वो कम पड़ जाती है, ठीक है। तो अब तो अगर किडनी की ये एक्टिव कार्य करने की जब क्षमता कम हो गई, तो क्या होगा, यहाँ से कम मात्रा में हानिकारक पदार्थ निकले, ठीक है, जितने भी घातक पदार्थ हैं वो कम से कम। अगर वो अब ये पदार्थ जब हमारे ब्लड से सॉरी हमारे जो शरीर से नहीं निकल रहे, तो क्या होगा, ये हमारे शरीर में ही रहने लगेंगे, तो जिससे कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वृक्क की हम यूज़ कृत्रिम वृक्क को हम यूज़ करते हैं, और इसमें क्या होता है, रुधिर से हम कौन सा प्रोसेस करवाते हैं, तो डायलिसिस का एक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे, डायलिसिस की या फिर अपोहन की क्रिया होती है, अपोहन कराते हैं। बिल्कुल ये उसी की तरह है जैसे कि हमारी जो नेचुरल किडनी करती है, जो प्राकृतिक किडनी करती है। अब इसमें क्या होता है, एक एक बहुत सारे नली युक्त, ठीक है, इसमें बहुत सारे नली होते हैं, एक बक्सा होता है, ठीक है। अब इसमें जो नलिका जो उपस्थित होती है, ये कैसी होती हैं, पारगम्य नली। वो भी कैसी पारगम्यता इनकी कैसी होती है, अर्ध पारगम्य नली, ठीक है। कैसे, ये अर्ध पारगम्य नली होते हैं। और अगर यहाँ पे कोई पेशेंट है, ठीक है, तो इस पेशेंट से इसके ब्लड को हम लेते हैं। इस पेशेंट से क्या हो रहा है, इसका रुधिर निकल रहा है और इस नलियों से गुजरता है, ठीक है, धमनी पंप के मार्ग से ये जाता है। और ये यहाँ पे क्या होता है, प्यूरिफिकेशन का कार्य होता है, ठीक है। हम इससे इसके रक्त में जो भी हानिकारक पदार्थ होंगे उनका अवशोषण हो जाता है, ठीक है। और फिर जो भी यहाँ पे जो प्योर पदार्थ जो प्योर ब्लड आया, उसको हम क्या करते हैं, वापस इस पेशेंट में भेज देते हैं, ठीक है, इस मतलब मरीज में भेज देते हैं। तो यहाँ से हमने कैसे ब्लड को निकाला, तो डर्टी ब्लड को निकाला, यानी कि गंदे ब्लड को निकाला। और यहाँ पे हम ऐसे कैसे ब्लड को भेज रहे हैं, यहाँ पे हम इनके पास क्लीन ब्लड को भेज रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा,
तो हम जानते हैं कि हमारा जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, यूरिन होता है। अब ये जो नलिका जो होती हैं, इस नलिकाओं में अपवहन द्रव भरा होता है। इस नलिकाओं में क्या भरा रहता है, अपवहन द्रव भरा रहता है। इस अपवहन द्रव को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस लिक्विड भी बोल सकते हैं, डायलिसिस फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है। अब ये जो प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पे डिफ्यूजन के द्वारा ही होता है। मतलब कि जो भी गंदे पदार्थ होते हैं जो इसमें क्या होते हैं, इस डायलिसिस फ्लूइड में आ जाते हैं, और जो भी प्योर पदार्थ है ये, ठीक है, और जो क्लीन ब्लड है ये हमारे पेशेंट को वापस मिल जाता है। यहाँ पे हम एक और बॉटल जुड़ा रहता है, और इसमें अपवहन के लिए ताज़ा विलयन होता है। मतलब कि यहाँ पे ताज़ा सोल्यूशन उपस्थित रहता है। अब यहाँ पे हम ये जो निकालते हैं, जो ब्लड निकालते हैं, किसके द्वारा निकालते हैं, धमनी के द्वारा निकालते हैं। और यहाँ पे जो ब्लड है वो किसके द्वारा चल रहा है, तो सीरा के द्वारा चल रहा है। तो और अब यहाँ से जो बेस्ट, मतलब कि अपशिष्ट जो पदार्थ निकल रहा है, फिर जो बेस्ट पदार्थ जो निकल रहा है, ये क्या है, यूरिया है। यहाँ पे क्या निकलेगा, अपशिष्ट पदार्थ निकलेगा। और अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा, तो यूरिया होगा। ठीक है। तो अब ये जो आर्टिफिशियल किडनी है, इसमें हम देख सकते हैं कि इनमें पुनर्वशोषण की जो क्रिया है वो नहीं होता है। ठीक है। इसमें बस एक ही बार में शोषण होता है, और इसमें हम किसको किसको अलग करते हैं, तो ब्लड में हम ब्लड को दे, जो ब्लड है वो आगे बढ़ता रहता है, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो किस में, डायलिसिस जो फ्लूइड है, या फिर जो अपोहन, कौन सा द्रव, अपोहन द्रव है, इनमें वो घुल जाता है अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है। और फिर हम उसको भी डायलिसिस लिक्विड से अलग कर देते हैं, और वो क्या होता है, वो यूरिया अलग निकल जाता है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि इसमें पुनर्अवशोषण की जो क्रिया है ये नहीं होता है नेचुरल किडनी की तरह। और एक वयस्क को या फिर एक अडल्ट आदमी को प्रतिदिन लगभग एक 180 लीटर लगभग यहाँ पे किडनी जो है क्या करती है, फिल्ट्रेट करती है। लीटर द्रवों का ये निस्यंदन होती है। ठीक है। लेकिन हम जितना हम और हमारे जो, मतलब ये फिल्ट्रेट तो इतना करती है, मतलब 180 लीटर ये फिल्ट्रेट करती किडनी, जो नेचुरल किडनी है। लेकिन हम जितना जो यूरिन हम कितना निकालते हैं, तो अगर हम यूरिन को देखेंगे तो हम 1 से 2 लीटर ही एक्सक्रीट आउट करते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है। और ये जो, और जितने भी अब 180 लीटर में से हम देखेंगे तो कितना, तो अगर मान लो हम 2 लीटर भी घटा देते हैं तो लगभग 178 या फिर 179, 178 या फिर 179 जो लीटर है, ये वापस से पुनर्वशोषण द्वारा कहाँ चले जाते हैं, शरीर में चले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट, या फिर जो प्लांट में जो अवशोषण की उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। हमारा जो दूसरा है वो किस में है उत्सर्जन, तो हमारा जो दूसरा है उत्सर्जन पादप में। ठीक है। तो अब पादप के उत्सर्जन को हम देखेंगे तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप के गैसियस प्रोडक्ट या गैसियस वेस्ट निकालते हैं। ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं जो प्लांट जो होते हैं ये क्या करते हैं, डे टाइम में क्या निकालते हैं, या फिर दिन के समय क्या निकालते हैं, तो ये दिन में ऑक्सीजन को निकालते हैं। ठीक है। तो दिन के टाइम पे इनका ये क्या है, व्रज पदार्थ है। ठीक है। अगर हम इसी गैसियस पदार्थ को देखें तो ये रात के टाइम में क्या निकालते हैं, तो ये रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ठीक है। तो रात के समय में इनका कौन सा ब्रज पदार्थ हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ अलग अलग पदार्थ जो होते हैं वो अलग अलग अपशिष्ट देते हैं। ठीक है। तो अब कुछ जो होते हैं रेजिन देते हैं। ठीक है। क्या कुछ रेजिन अपशिष्ट अपशिष्ट के तौर पर निकालते हैं, तथा कुछ पादपों में क्या होता है, गोंद निकलता है। ठीक है। और ये सब कहाँ से निकलते हैं, तो ये रेजिन या जो गोंद जो होते हैं ये इनके पुराने जाइलम से निकलते हैं। किससे, पुराने जाइलम से प्रकाशित किए जाते हैं। सर इनके जो पुराने जो जाइलम हैं उनमें ये संचित रहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, और ये जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं इसको कहाँ पर, अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। जहाँ भी आसपास में जो सॉइल वेल रहता है वो निष्कासित कर देते हैं, फिर उत्सर्जित कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि वाष्पोत्सर्जन में भी ये क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन में किसका, वाटर का निष्कासन करते हैं। किसका, वाटर का निष्कासन करते हैं। कब, अब
अगर हम इस पूरे उसका उत्सर्जन की क्रिया को देखें एक बार, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, तो हमने एक्सक्रीशन में सबसे पहले मानव के एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी जो एक्सक्रीशन में क्या होता है या फिर उत्सर्जन में क्या होता है, जो भी प्रकाश संश्लेषण, जो भी श्वसन की क्रिया में जो भी हानिकारक पदार्थ है, जो भी रज पदार्थ जो भी बनते हैं, उनका निष्कासन, ठीक है। तो अब ये निष्कासन के लिए क्या होता है, तो मानव में क्या होता है, इस निष्कासन क्रिया के लिए वृक्क या फिर किडनी उपस्थित रहता है, ठीक है। अभी जो किडनी होता है ये किससे जुड़ा रहता है, इसमें क्या होता है कि जो ये महाशिरा जो होती हैं ये अशुद्ध ब्लड को लाती हैं, मतलब कि अशुद्ध खून को लाती है, और किडनी में इनमें जो भी ब्लड से जो भी नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं उनको ये अवशोषित करते हैं, ठीक है। और जो किडनी जो है कहाँ उपस्थित होता है, रीढ़ के हड्डी के दोनों तरफ उपस्थित होता है। अभी जो किडनी है मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्र मार्ग से जुड़ा होता है, और इसी के थ्रू जो यूरिन होता है इस मूत्र मार्ग। तो अब अगर हम देखेंगे तो किडनी का हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, आंतरिक हिस्सा देखा था, तो इसमें हमने क्या देखा कि इसका जो ये जो बाहरी वाला हिस्सा था इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसके बाद ये जो मीड वाला जो हिस्सा था इसको मेडुला बोलते थे। और मेडुला में क्या होता है कि रीनल आर्टरी के द्वारा क्या होता है कि कैसे ब्लड आते हैं, तो डर्टी ब्लड आते हैं, ठीक है। और रीनल वेना का के थ्रू क्या होता है कि जो किडनी में जो भी शुद्ध ब्लड जो हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो वापस पूरी बॉडी में चले। अब इसमें जो हमने फंक्शनल ग्रुप को देखा था तो ये था हमारा नेफ्रॉन या फिर वृक्राणु। जो वृक्राणु है यही इसमें एक क्रियात्मक खंड की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। जो भी यूरिन का जो जो ब्लड का जो फिल्ट्रेशन का जो कार्य होता है वो इन्हीं वृक्राणु का ही होता है। अभी वृक्राणु का हमने स्ट्रक्चर एक हिस्सा देखा, एक सिर्फ एक वृक्राणु के हमने संरचना को देखा था। तो इनमें ये जो हिस्सा होता है हम इसको क्या बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं। और ये जो था हमारा ये क्या था, ग्लोमेरुलस था, या फिर हमने उसको क्या बोला था, कोशिका गुच्छ बोला, ठीक है। अब इस कोशिका गुच्छ के अलावा और क्या होता है, तो बोमन्स कैप्सूल होता है, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसका ये बोमन्स कैप्सूल है। इसके बाद टिब्यूल्स होते हैं। टिब्यूल्स के बाद ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है, जिसमें कि ये यूरिन कलेक्ट होते हैं और क्या जाते हैं आगे मूत्रवाहिनी में जाते हैं। तो हमने देखा कि जब यहाँ पे जब ये नाइट्रोजनी जो पदार्थ हैं यहाँ पे अवशोषित किए जाते हैं, तो अब इसमें यूरिया और यूरिक एसिड के साथ साथ क्या होता है, बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट भी क्या होते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, लवण लवण है या फिर अमीनो एसिड है, ये सब भी हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आगे बढ़ते हैं, ये सारे जो इकट्ठे जो मटेरियल जब आगे बढ़ते हैं पदार्थ, तो क्या होता है कि इनमें पुनर्वशोषण का क्रिया होता है, ठीक है। मतलब कि रीऑब्जॉर्प्शन का क्रिया होता है। और ये रीऑब्जॉर्प्शन क्या होता है कि ग्लूकोज, लवण, अमीनो एसिड ये सारे वापस ब्लड को दे दिए जाते हैं। और ये धमनी के द्वारा क्या होता है कि शुद्ध ब्लड वापस पूरे शरीर में जाता है। अब इसमें जो भी अवशोषित हुए इसमें जो बाहर निकलते किसके द्वारा, तो संग्राहक वाहिनी के द्वारा या फिर कलेक्टिंग डक्ट के द्वारा निकलते हैं। और ये क्या निकलने वाले होते हैं, ये मूत्र बोला जाता है, ठीक है। मूत्र कैसा है हमारा, इसके बाद मूत्र कहाँ निष्कासित हुए, कहाँ जब निष्कासन हुए कहाँ, मूत्र मार्ग में आ जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। अब यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है कि वहाँ पे हम अपने मूत्र के निकासी को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, ये पेशिये होते हैं, मतलब कि मस्कुलर है। तो अगर अब ये पेशिये हैं तो हमारे किसके कंट्रोल में है, ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, ठीक है। इसी वजह से हमें मिक्सचुरेशन की वो फीलिंग आती है जब हमें वॉशरूम लगता है या फिर कुछ ऐसा होता है। तो अब कृत्रिम वृक्क के बारे में हमने पढ़ा कि जो आर्टिफिशियल जो किडनी है, इनका कार्य कब आता है, जब हमारे किडनी, अब जो हमारा जो नेचुरल जो वृक्क है अगर वो सही तरीके से अपना कार्य ना करे तो हमें कृत्रिम वृक्क की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसमें जो क्रिया किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। अब डायलिसिस में क्या होता है कि पेशेंट के शरीर से जो भी ब्लड है हम उनको आर्टरी के थ्रू कहाँ ले जाते हैं, इस इस इसमें एक छोटे छोटे नलिकाओं से बनी हुई पूरी एक संरचना होती है, इसमें ले जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अपोहन द्रव्य भरा रहता है या फिर डायलिसिस फ्लूइड भरे होते हैं, ठीक है। और अब इसमें क्या होता है, जो ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो उस अपोहन या फिर डायलिसिस फ्लूइड में चले जाते हैं, और यहाँ से जो शुद्ध ब्लड है वो हम वापस से वेन के द्वारा उस पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको हम यूरिन को अलग कर लेते हैं। अब अपोहन में मतलब कि अब आर्टिफिशियल किडनी में और नेचुरल किडनी में जो बेसिक हम मेन जो डिफरेंस देखेंगे वो होता है कौन सा, पुनर्वशोषण का क्रिया। मतलब कि जो
जो आर्टिफिशियल किडनी होते हैं इनमें पुनर्वसोषण नहीं होता है, जबकि नेचुरल किडनी में पुनर्वसोषण होता है। ठीक है, एक किडनी जो है पूरे दिन में प्रतिदिन मतलब पर डे ये 180 लीटर फिल्ट्रेट करता है। ठीक है, लेकिन इनमें से इस 180 लीटर में से हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये 180 लीटर निकल ही जाते हैं। इसमें जो हम यूरिन जो एक्सक्रीट करते हैं या फिर यूरिन का जो सर्जन करते हैं वो लगभग 1 से 2 लीटर ही होते हैं। कितने होंगे? 1 से 2 लीटर होंगे। और बाकी जो भी बचे फिल्ट्रेट होते हैं वो वापस से रीऑब्जर्व कर लिए जाते हैं ट्यूब्यूल्स में किडनी के। ठीक है, तो और ये जो मतलब ये जो 180 लीटर को मतलब कि निकालने का और ये जो वापस रीऑब्जर्व करने की जो प्रोसेस है ये क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी में नहीं उपस्थित होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर सेशन में हम इतना ही देखेंगे। मिलते हैं एक्सएन पाई के नेक्स्ट वीडियो सेशन में। धन्यवाद।